हकीकत बात यह है कि जो प्लेटफॉर्म सेट हुआ 1947 के बाद, आज़ादी के बाद से, और आप सब जानते ही हैं कि यहाँ एक धारणा है कि अंग्रेजी के जो अखबार हैं ख़ास तौर से उनके बारे में, कि अंग्रेजी के अखबार जो लिखते हैं वो सही लिखते हैं, ऑथेंटिक होता है, और उनके सरकारों में सूत्र बढ़िया होते हैं, क्योंकि उनका ख़ास तौर से दिल्ली से संचालित होता है सारा, और दिल्ली में इन लोगों का राजनीतिक लोगों के साथ उठना बैठना, पार्टीज़ में लुटियंस जो जोन है पूरा इंडिया गेट आसपास, आप सब तो उससे परिचित हैं ही, वहाँ पर उठना बैठना रहता है। तो लोगों में एक धारणा बन गई कि साहब ये लोग जो उठते बैठते हैं इन लोगों के साथ, तो निश्चित रूप से इनकी खबरें भी बढ़िया होती होंगी, ज़्यादा ऑथेंटिक होती होंगी। तो इस धारणा का इन्होंने फ़ायदा उठाया, लंबे समय तक ये खेल चला। देखिए हमारे से पहले क्या हुआ वो तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जिस समय मैं कॉलेज टाइम की बात बताता हूँ मैं आपको अपने, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो आपको पता था उस समय तो क्षेत्रीय अखबार भी नहीं थे, ये अमर उजाला जागरण वगैरह अखबार भी नहीं हुआ करते थे। हमारे यहाँ इधर उत्तर प्रदेश में ये दिल्ली से छप के अखबार जाते थे, 2 दिन पुरानी खबरें उनमें छपा करती थी। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, 2 अखबार थे ये, हिंदी के अखबार थे। अमर उजाला जागरण तो लेट 80s में आए, बाद में आए। कुछ मानव, पता नहीं मानव करके एक, विश्व मानव करके एक अखबार हुआ करता था लखनऊ से, वो पाइनियर आया करता था, लेकिन और स्वतंत्र भारत एक ही, स्वतंत्र भारत आया करता था। लेकिन ये उस समय जबकि मैं बात कर रहा हूँ, उस समय ये सब एकदम मृत प्राय हो चुके थे। दिल्ली के ही अखबारों पे सब डिपेंड था। अगर आज मर्डर हुआ तो 2 दिन बाद वो खबर छपेगी, 2 दिन बाद आपको पढ़ने को मिलेगी। तो ये सारा इस तरीके से ये तंत्र सारा का सारा चल रहा था। फिर जब क्षेत्रीय पत्रकारिता शुरू हुई तो इन सब लोगों ने क्षेत्रीय खबरें छापनी शुरू की, गली मोहल्ले की खबरें छपने लगी। तो उसके बाद ये सारा आगे बढ़ा और लगा कि हाँ कि हिंदी पत्रकारिता भी अब किसी मकाम पर पहुंच रही है, उसे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो हर तरह की विचारधारा के लोग आए। स्टेट्समैन को दिल्ली में लोग सिर्फ इसलिए जानते हैं कि ये हर साल फरवरी में विंटेज कार रैली कराते हैं। वो जो पुरानी गाड़ियां होती हैं ना वहाँ लुटियंस में, जो सब लोगों के घर पे पड़ी हुई हैं पुरानी, वो ब्रिटिश पीरियड की, तो उनकी एक कार रैली फरवरी में होती है और उसका बोर्ड जो है स्टेटमेंट बिल्डिंग के बाहर आपको परमानेंट लगा हुआ मिलेगा कि वो कार रैली फरवरी के इतनी से इतनी तारीख के बीच में होगी। तो बस वो होता है, बाकी इनका कोई और आधार यहाँ पे है नहीं। और इधर दिल्ली में तो ये पढ़ाई नहीं जाता था। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आए, उनमें प्रभाव निश्चित रूप से जो लोग गए शुरू में वो भी इन्हीं में से लोग गए। एनडीटीवी डॉक्टर प्रणव राय ने बनाया, ये सब उसी मानसिकता के लोग थे, इनका प्रभाव रहा, इसी तरह के लोगों की भर्तियां हुई। तो हकीकत बात यह है कि मंच का जो अभाव होता है ना संजय जी, वो बहुत ही प्रतिभाओं को या बहुत तरह की मानसिकताओं को, सोच को, उनको ख़त्म कर देता है। लेकिन जब एक मंच मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो वो ब्लूम करने लगता है, उभरने लगता है, सामने आने लगती चीज़ें। अब स्थिति ये है आज के दौर तारीख में कि आपके जो पंचमक्कार जिन्हें आप कहते हैं, इस मानसिकता के जितने भी लोग हैं, अब उन्हें नौकरियां छोड़ छोड़ के उन्हें सबको यूट्यूबर बनना पड़ रहा है। वरना एक समय इनकी स्थिति ऐसी थी कि ये आपको नौकरी देते थे ये, और आपका इंटरव्यू लेते थे, सारा कुछ आपको देखते थे कि ये किस मानसिकता का आदमी है, क्या लिखा है, पुराने लेख देखते थे, उससे ये चीज़ें पहचान लेते थे कि ये किस तरह की सोच का आदमी है। तो उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था। ये सब चीज़ें थी। अजीत अंजुम का तो पता नहीं ये कैसे बदलाव आया इनके उसमें, वरना ये जब जुड़े थे ये तो इसमें जुड़े थे इंडिया टीवी में, रजत शर्मा वाले चैनल में लंबे समय तक शायद ये रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं है। फिर इसके बाद न्यूज़ 24 में भी रहे थे कुछ समय के लिए, फिर TV9 भारतवर्ष की लॉन्चिंग। और ये खुद अपना किस्सा बताते हैं, आप कभी इनके चैनल पे पड़े भी हैं, वीडियो इन्होंने बनाया है कि मैं किस वजह से हुआ। इनका जो TV9 की लॉन्चिंग होनी थी उस समय बताते हैं कि मोदी जी ने, किसी ने पूछ लिया उसके मालिक को, साउथ के हैं शायद वो, उनसे पूछ लिया कि यार जो सारे मुझे गाली देने वाले हैं सबको नौकरी दे दी क्या तुमने? अब वो जो है एक और है विनोद कापड़ी। हाँ, विनोद कापड़ी। अब बताते हैं कि विनोद कापड़ी जो है सीनियर पोस्ट पे थे, वो मोदी जी को रिसीव करने के लिए आए थे, लॉन्चिंग का दिन था और वो रिसीव कर रहे थे उन्हें, और उन्होंने जाके अंदर अजीत अंजुम से कह दिया कि तुम्हारे बारे में बार बात हो रही थी,
कि मुझे गाली देने वाले सारे आपने नौकरी पर रख लिए। तो वो अजीत अंजुम का जो कहना है, उनका ये कहना है कि वो मेरा ट्रिगर पॉइंट है उनका। उसके बाद फिर वो मोदी जी के पक्के दुश्मन बन गए। वहाँ से इनकी होती है शुरुआत। वैसे उससे पहले मैं बताऊँ, जब ये दूसरे चैनल्स में थे, इंडिया टीवी में थे, उस समय रवीश कुमार एनडीटीवी में हुआ करते थे, तो राइवलरी भी रही है। उस समय तो एक दूसरे पर ये कटाक्ष भी किया करते थे, लेकिन आज की तारीख में तो रवीश कुमार का इंटरव्यू इन्होंने लिया जब नौकरी छोड़ी। वो देखा था मैंने। रवीश कुमार ने नौकरी जब छोड़ी वहाँ से, एनडीटीवी से भगाए गए वो, तो उसके बाद जो है सबसे पहला इंटरव्यू इन्होंने लिया था, अजीत अंजुम ने। तो अब तो स्थिति ये हो गई है कि देखिए संजय जी, सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आप किसी को अपने साथ अगर लेके चलना चाहते हैं तो आपको उसको सपोर्ट करना होगा हर तरीके से। जैसे ये मंच बन रहा है इनका, अब यूट्यूब पर भी कई प्लेटफार्म इस तरह के हो गए हैं। जो ये पंचमक्कार हैं, ये कई प्लेटफार्म बन गए हैं, सत्य हिंदी वाले हैं, ये सब लोग इस तरह के कई। एक नया आ गया है द रेड माइक, द रेड माइक। अच्छा। वो ये संकेत उपाध्याय हुआ करते थे एनडीटीवी में, उनके फादर बीबीसी में एडिटर रहे, मधुकर उपाध्याय उनके बेटे हैं। तो वो रवीश कुमार के बाद संकेत उपाध्याय वहाँ के रवीश कुमार बन गए थे। अच्छा। पिछले 1-1.5 साल में। हाँ, और एक रिपोर्टर है सौरभ शुक्ला, एक सुनील सैनी है वहाँ प्रोड्यूसर थे, सीनियर एडिटर। उन सब लोगों ने मिलके ये रेड माइक के नाम से चलाया है, और वो अब सत्यहिंदी.com का सबसे बड़ा राइवल होगा आने वाले समय में। आप ये देखें ना, आज की तारीख में लल्लन टॉप कितना बड़ा मंच है, जैसे तो 25 मिलियन सब्सक्राइबर। हाँ, वो इस तरह के उसमें वर्ल्ड के शायद टॉप 20 चैनल्स में है, मीडिया इंडस्ट्री में जो जुड़े हुए लोग हैं। कई टीवी चैनल्स से ज़्यादा है उनकी फॉलोअरशिप। लेकिन मेरा मानना है कि वो भी सब, उसमें भी मैक्सिमम जो है फ्रॉडबाजी है। आप उसमें देखिए कि 24 घंटे से एक वीडियो पड़ी हुई है और उस पर 10,000 15,000 व्यू हैं। तो ये तो 0.00001% भी आपके चैनल को नहीं देख रहे। इसका मतलब जो सब्सक्राइबर है वो कभी नोटिफिकेशन उसके पास जाता ही नहीं है, वो आपके वीडियो पे क्लिक भी करके नहीं देखता है। कोई एक आध वीडियो होता है वो चल जाता है। अब एवरेज के हिसाब से एक दिन एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि वो चैनल को, उसकी जो डिटेल्स सारी लेते हैं और चैनल को देखने के बाद ये बता देते हैं। तो उन्होंने, वो मेरे से एक दिन ये कह रहे थे कि भाई हर्ष जी, आपकी जो रिटेंशन है वो रवीश कुमार के चैनल से भी ज़्यादा है। मैंने कहा क्या, क्यों? उन्होंने कहा कि आपके 5 लाख 4.5-5 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं और आपकी रिटेंशन पर वीडियो पे इतनी आ रही है। रवीश कुमार की तो उसके 10% भी नहीं पहुंच पा रही, जबकि उसके 8 मिलियन के करीब पहुंचने वाले हैं। तो इसमें होता है, खेल होता है। और ये जो टूल किट कहते हैं ना जिसे आज की भाषा में, ये सब तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं। मेरा ये आपको फॉलोअर भी देंगे, पैसा भी देंगे, व्यूज़ भी देंगे, सब कुछ देते हैं ये। लेकिन क्या है कि जो आपको इस तरीके से अवांछनीय तरीके से आपको सपोर्ट करना चाहता है, वो आपको जेन्युइन व्यूज़ तो नहीं दे सकता। आपके हर वीडियो पे आपको ये नहीं कि आपको 10 लाख पार चला देगा। देखिए, शुरुआत में तो जब हमने शुरुआत की लेट 90s में, तो उस समय तो उस तरह की चीज़ें थी भी नहीं। जो पत्रकारिता में लड़के आते थे वो अपना सीधा डिग्री डिप्लोमा किया, पत्रकारिता में आगे, एक तरह से एक जॉब हुआ करती थी कि साहब नौकरी करनी है, उस तरह की चीज़ थी उस समय तो। लेकिन धीरे धीरे जब हम, खासतौर से मेरी जब दिल्ली में एंट्री हुई है लगभग 13 के आसपास, 12-13 के आसपास, यहाँ पे आने के बाद जो मैंने चीज़ें देखी कि यहाँ पर जिस तरीके से पत्रकार और इवन ऑफिस के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो किस तरीके से बटे हुए हैं कि साहब ये वामपंथी है, ये लेफ्टिस्ट है, ये राइटिस्ट है, दक्षिणपंथी है। इस तरह की जो विचारधारा मैंने देखा यहाँ दिल्ली में ज़्यादा है। नेशनल जो मीडिया है उसमें ज़्यादा है, क्षेत्रीय पत्रकारिता में इतना वो नहीं था। और मैंने तो उत्तर प्रदेश में की पत्रकारिता। तो यहाँ पे दिल्ली में आने के बाद मैंने देखा कि यार बड़ा बटा हुआ है। और जब दिल्ली में आता है तो एक किसी छोटे शहर से आया हुआ जो पत्रकार होता है उसकी ये इच्छा रहती है कि मैं बीबीसी, आज तक, किसी बड़े संस्थान से जुड़ूं। मैंने भी शुरुआत यहीं से की थी। बीबीसी में एक वेस्ट यूपी के ही संपादक हुआ करते थे, उनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो अब है नहीं यहाँ। तो उनसे किसी के माध्यम से उनसे हमारा संपर्क हुआ था, तो मिले उनसे, बातचीत भी हुई और इंटरव्यू तक भी बात पहुँची, कुछ लोगों से संपर्क भी हुआ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बताते हैं।
आपको। इसी बीच मैंने पंजाब केसरी ग्रुप का एक अखबार शुरू हो रहा था दिल्ली से, नवोदय टाइम्स, वो ज्वाइन कर लिया था। और बीबीसी के सामने वाली बिल्डिंग में ही वो ऑफिस है। अच्छा। जहाँ बीबीसी का ऑफिस है दिल्ली में कनॉट प्लेस में, उसी के सामने वो ऑफिस था। वहाँ के संपादक जी जो आकुश श्रीवास्तव जी थे, वो अमर उजाला में मेरे सीनियर रहे थे बहुत पहले, तो उन्होंने मुझे वहाँ रख लिया। और नया अखबार वहाँ शुरू हो रहा था, तो नया नया सेट पर लग रहा था, उसमें आसानी से एडजस्ट हो गए। लेकिन फिर भी मन में ये बना रहा कि यार वो बीबीसी में बात हुई थी, वहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, मन में बना रहा। कई महीने गुजर गए, 5-6 महीने गुजर गए। बाद में मुझे बताया गया कि यार वो कुछ एचआर वालों ने कुछ लफड़ा लगा दिया उसमें, और उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता आपका काम यहाँ पे। तो फिर मैंने इंटरनली कुछ, अब क्योंकि मुझे भी आए हुए दिल्ली में लगभग 6 महीने हो गए थे, मैंने और लोगों से संपर्क किया। कुछ 1-2 साथी मेरे वहाँ पे पहले से काम कर रहे थे, अभी भी हैं, 1-2 तो छोड़ गए। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ वो जो जेएनयू और आईआईएमसी से आते हैं ना निकल के, हाँ। उन्हें रखा जाता है यहाँ, तुम भूल जाओ यहाँ रखे जाने की। हार्डकोर लेफ्ट होना चाहिए, मतलब हार्डकोर लेफ्ट होना चाहिए। और उसने एक बड़ा, संजय जी, बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया। 2014 का चुनाव जब आया, मोदी जी वाला पहले वाला, उस समय उन्होंने कहा कि कोई संपादक थे वहाँ पे, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था उनका, बहुत सारे एडिटर्स होते हैं वहाँ पे, कोई रेडियो का होता है, कोई यूट्यूब का होता है, कोई प्रिंट उसका, डिजिटल का होता है, कई तरह के संपादक होते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, सबकी कंपाइल्ड, सारे जितने भी सब एडिटर्स थे, ट्रेनीज इवन, सब लोगों को बुलाया। और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अब नरेंद्र मोदी का नाम फाइनल हो गया है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, तो उनके बारे में कुछ बनाइए आप बढ़िया, इनकी वहाँ गुजरात में क्या परफॉर्मेंस रही, कैसे सीएम रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात करो। चुनाव से पहले की, चुनाव से पहले की 2014 का चुनाव, जब मतलब जब 2013 के लास्ट की बात है ये, दिसंबर वगैरह, जब उनको कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। हाँ, मेरे ये चीज़ इसलिए, ये डेट मुझे इसलिए भी याद रहती है, सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट वाली जो सीरीज खेली जा रही थी, वो वेस्ट इंडीज वाली, उन दिनों की बात है ये, उन दिनों ये सब चीज़ें चल रही थी। तो बातचीत चलती रही वहाँ पे, उन्होंने मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में कहा गया कि भाई एक बंदा या एक डेस्क ऐसी होगी जो प्रो मोदी न्यूज़ बनाएगा, क्योंकि चुनाव है और विपक्ष थी उस समय बीजेपी, विपक्ष के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं, तो उनके बारे में कौन लिखेगा। तो उन्होंने बताया कि लिटरली एक भी हाथ नहीं उठा पूरे न्यूज़ रूम में। आगे जो भी उठाएगा वो ब्रांड हो जाएगा, बाद में परेशानी हो जाएगी। हाँ, दोनों ही उनकी चीज़ें मन में थी। उसके दोनों ही पहलू हैं जो आपने बात कही, या तो इस तरह के वहाँ लोग थे ही नहीं, या अगर कोई था भी तो उसे डर था कि अगर अब मैंने लिखा तो अब नहीं तो बाद में मेरे पे गाज गिरेगी, मुझे भगा दिया जाएगा यहाँ से। तो उसने मुझे बताया, वो क्या है कि वहाँ कनॉट प्लेस में जहाँ हमारा ऑफिस है, उसी के ऑफिस के सामने बीबीसी का है, तो हम लोग शाम को चाय के खोखे वगैरह होते हैं वहाँ पे, जो उस पर चाय पीने के लिए आते थे सब लोग। तो मेरा वो दोस्त है, वो स्मोकिंग का बड़ा शौकीन है, वो स्मोकिंग के लिए आता था। तो उसने बताई ये सब बातें। उसने कहा कि यार हद होगी, बताओ एक भी आदमी जो है मोदी के फेवर में लिखने के लिए तैयार नहीं है वहाँ पे। और उसमें एडिटर ने नाराजगी जताई, उन्होंने कहा कि यार ये ठीक नहीं है। हकीकत बात तो यही है, जो अच्छे एडिटर संपादक होते हैं वो उनका तो इवन कुछ संस्थानों में तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो जातीय बैलेंस भी बनाकर चलते हैं कि इस डेस्क पर एक अगर स्वर्ण है, ब्राह्मण है या राजपूत है, उसके साथ एक मुस्लिम भी रखो, एक ओबीसी भी, इतना तक सोचते हैं वो लोग। हालांकि मैं पत्रकारिता में इसका कोई पक्षधर नहीं हूँ, पत्रकारिता तो मैं जैसे हमारी आर्मी है उस तरह से मानता हूँ कि उसमें इन सब चीज़ों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन वहाँ ऐसा था। और बड़ा मुझे भी अफसोस हुआ, मैंने कहा यार ऐसा है क्या। हाँ, मैंने कहा यार मैंने तो अपना 1 साल हो गया मुझे तो इंटरव्यू हुए, मुझे बुलाया ही नहीं उन्होंने। कहने लगा कि वो उन्हें जब वो ऐसे लोगों को रखेंगे नहीं तो वहाँ लिखने वाले आएंगे कहाँ से। हकीकत बात यही है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, आप तो जानते होंगे, जेएनयू की, और उसकी दीवार एक ही है, वो बीच में एक दीवार है, उधर फांद जाओ तो आप जेएनयू में पहुंच जाओगे, इधर आईएमसी में। हमें पता भी नहीं था जब हम पत्रकारिता की शुरुआत कर रहे थे, संजय जी मैं आपको बताऊं, तो आईएमसी के बारे में हम तो जानते नहीं थे।
मुझे किसी ने कहा कि यार आपकी जो पत्रकारिता होती है इसमें एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है और बहुत ही बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, आप लोगों को उसका ट्राई करना चाहिए, वहाँ पे एडमिशन वगैरह लेके देखो। तो मैं बताऊँ आपको, मैंने जब वो एग्ज़ाम दिया था उसका, एक बार दिया, वो मेरा लास्ट चांस था। ओवर एज हो जाते हैं फिर उसके बाद, उसका एक होता है ना कि इतनी एज तक दे सकते हैं, तो उसके बाद फिर मैं उसे दे नहीं पाया। लेकिन बहुत सिंपल सा था, अगर मुझे दूसरा चांस मिला होता मैं निश्चित रूप से वो कर लिया होता। लेकिन अब कर लिया होता तो मैं भी क्या पता वहाँ जाके वो कहते हैं कि ना वहाँ अच्छे बच्चों का DNA चेंज कर देते हैं और भर देते हैं सब चीज़ों को आपके दिमाग में कूट कूट के, वो कहीं ऐसा ना कर देते बच गए वहाँ जाने से। तो ये इस तरह के अनुभव रहे छोटे मोटे। बाद में फिर मैंने आपको बताता हूँ, फिर थोड़ा सा उसी से जोड़ते हुए BBC वाले अनुभव से, मैंने आज तक में डिजिटल में 3 बार इंटरव्यू दिया। अच्छा। एक बार तो किसी ने कहा, लल्लन टॉप में इंटरव्यू नहीं था वो, लेकिन लल्लन टॉप का एक सूत्र था, हमारा मित्र था, उसने लल्लन टॉप की जो टीम थी उनको मेरे कुछ वीडियो कंटेंट, जब शुरुआत मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत 2018 में कर दी थी, तो उस समय उन्होंने, किसी ने कहा था कि मैं आपके वीडियो वहाँ दिखाता हूँ और वो अच्छे हैं, आपका कंटेंट बहुत बढ़िया है, आपकी व्यूवरशिप भी बढ़िया तेज़ी से बढ़ रही है। तो उन्होंने लल्लन टॉप वालों से बात की, उन्होंने मना कर दी, मुझे नहीं की, वो मेरा दोस्त था वो, जो उसने बताया कि भाई नहीं, वो मना कर रहे हैं कि नहीं, आपका तो ऑलरेडी एक अपना वो मंच है और वो आपको नहीं उसमें एडजस्ट करेंगे। फिर वहाँ पे डिजिटल के एक हेड हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अभी भी सीनियर पोस्ट पर है बहुत वहाँ, और मुझे पहले से ही जानते थे। एक बार मैं चंडीगढ़ में उनसे मिला था, तो उन्होंने कहा कि यार आ जाओ आप, और हम टीम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, उसकी आवश्यकता है। तो उन्होंने आज तक का जो डिजिटल है उसके लिए मुझसे, हालांकि मैं इतने साल हो चुके थे पत्रकारिता में, 15-20 साल हो चुके थे, तो कोई टेस्ट देने की मुझे ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ टेस्ट तो सबका होता है, टेस्ट होगा जैसे भी पत्रकारिता में होते हैं सब तरह से, उसी तरह से एंट्री होगी प्रॉपर, बाकी काम आपका हो जाएगा। तो उसमें वो इंटरव्यू भी हुआ, टेस्ट भी हुआ, सब बहुत बाएं हाथ का खेल था, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, वो सब हमने कर दिया। वहाँ पे भी वही BBC वाला फिर काम, 1 महीना 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, इंतज़ार करते करते मैं उन्हें फ़ोन करता और उन्होंने कहा यार हमारी तरफ से तो ओके ही है, पता नहीं कहाँ अटका हुआ है मामला। फिर बाद में वहाँ भी, आज तक में भी क्या था कि मेरे कुछ जूनियर्स वहाँ पे ट्रेनी के रूप में पहुँचे, तो 1-2 ने फ़ोन किया कि सर आपका नहीं हो गया, वो आपका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, फेसबुक, ट्विटर, वो सब इन लोगों ने चेक कर लिया है। तो वहाँ के एक एडिटर हैं, वो BBC में हुआ करते थे कभी, वो BBC यहाँ आए हैं, और वो तो सारे वो जो लेफ्टिस्ट हैं उसी तरह के लोगों को यहाँ पे रखते हैं। देखिए ये कितनी मतलब एक चौंकाने वाली बात है। आज तक को कभी कहा जाता था कि ये साहब प्रो मोदी है, प्रो BJP है, उस पर इनका वो था सारा का सारा फोकस, लेकिन वहाँ पर देखिए डिजिटल में सब इसका कब्जा है। मुझे लगता है कि ये सब लोग बैलेंस भी बना के चलते हैं, एक लल्लन टॉप में सारे वामपंथी हैं, तो ये बैलेंस भी बनाने की कोशिश होती है। अरुणपुरी की कुछ ऐसी भी सोच रही होगी कि यार थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना चाहिए, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि NDTV वालों ने बैलेंस अगर बनाया होता तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते। और देखिए मैं आपको बताऊँ, सुशांत सिन्हा ने ही एक बार किसी वीडियो में कहा था या कोई फेसबुक पे पोस्ट लिखी थी, सुशांत सिन्हा पहले इसमें हुआ करते थे NDTV में, रवीश कुमार इनके बॉस हुआ करते थे, अभिसार वगैरह ये सब लोग। तो उसमें सुशांत सिन्हा ने रवीश कुमार के बारे में बताया था एक बार कि जब 2008 की मंदी आई थी और पत्रकारिता में छटनी हो रही थी, तो सैकड़ों की संख्या में NDTV से लोग निकाले जा रहे थे, और ये रवीश कुमार जो आज आंदोलनकारी बनते हैं इतने बड़े, ये बेसमेंट में पार्किंग थी गाड़ी की, वहाँ पे ये अपना शो करने के बाद उसमें बैठ रहे थे। तो कुछ लोगों ने ये तय किया जिन्हें निकाला जा रहा था कि भाई आज रवीश जी से मिल लेते हैं। तो ये सब लोग वहाँ 40-50 लोग इंतजार कर रहे थे पार्किंग में। तो बताते हैं कि रवीश कुमार आए, वो शीशा ऊपर किया गाड़ी का, वो उन्हें सर 1 मिनट रुके, तो सही सर 1 मिनट रुक दे रहे हो, लड़के चिल्लाते रह गए, रवीश कुमार शीशा ऊपर चढ़ा के गाड़ी में निकल गए। तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि इनकी ये बातें मीडिया के माध्यम से सामने नहीं आती। ये मेरा बताया हुआ अनुभव नहीं है, मैंने सुशांत सिन्हा को कहीं बोलते हुए सुना, तो सुशांत सिन्हा ने उसमें बताया ये सब कुछ कि रवीश कुमार को ये कहते हैं कि ये मसीहा हैं, फलाना है,
तो अपने चैनल में जहाँ ये काम कर रहे थे वहाँ तो इन्होंने मसीहा वाला कोई काम नहीं किया। तो साहब ये है स्थिति दिल्ली की, और नेशनल मीडिया की स्थिति जो है वो खुद ही जितने भी ये लोग हैं जो आज क्रांतिकारी बने हुए हैं, और सबसे मेन चीज़ मुझे तो इनकी ये लगती है कि साहब सवाल पूछना चाहते हैं ये, कि मोदी जी किसी सवाल का जवाब नहीं देते, ये इन्हें सबसे बड़ी शिकायत रहती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन लोगों ने कभी, जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, उनके कभी की सवाल सुने हैं या नहीं, ये भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नौकरियां छूट रही हैं लोगों की, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, छटनी कर दे रहे हो, नौकरी से निकाल दे रहे हो लोगों को, सड़क पे आ जाते हैं लोग। रजत शर्मा से पर्सनल अनुभव कुछ नहीं है, लेकिन दिल्ली पत्रकारिता में, नवभारत टाइम्स में और एक दो संस्थानों में मेरे कुछ मित्र रहे, वो स्पोर्ट्स की कवरेज दिल्ली में देखते थे। मैं तो लेट आया, वो मेरे से पहले से दिल्ली में थे यहाँ काफ़ी समय से। तो उन्होंने बताया था कि रजत शर्मा के बारे में तो अब तो सबको पता लग चुका है कि रजत शर्मा की स्थिति गवर्नमेंट में तो ख़राब है, बहुत ज़्यादा है। और अरुण जेटली और रजत शर्मा साथ साथ डीयू में रहे। अरुण जेटली छात्र नेता थे, डीयू के प्रेसिडेंट भी शायद रहे हैं उस समय 70s वगैरह में, लेट 70s में, और रजत शर्मा की दोस्ती थी उनसे। रजत शर्मा ने, दरअसल क्या है कि रजत शर्मा के बारे में जो मेरा अपना आकलन है संजय जी, रजत शर्मा ने उस दौर में जब 2004 से और 2014 तक ये जो UPA 1 और UPA 2 का जो पीरियड रहा, उस समय बीजेपी का बड़ा खुल के साथ दिया, जो मेरा मानना है। और अरुण जेटली का खासतौर से इसमें बड़ा योगदान था। अरुण जेटली का मानना था कि भाई कोई मंच आपके पास ऐसा होना चाहिए जो आपकी सपोर्ट में बोले, क्योंकि यहाँ तो सब कब्जा इन्हीं का था। इवन उस समय तो जी न्यूज़ वगैरह ये भी जो है एक तरीके से थोड़ा सा प्रो कांग्रेसी शुरू में रहे। आज की तारीख में तो लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र राज्यसभा से चले गए, सब हो गए, लेकिन शुरू में इनका कुछ नहीं था, सब लोग सरकार के करीबी लोगों में थे उस समय। लेकिन रजत शर्मा ने, जिसे कहते हैं ना कि हमारे देसी भाषा में, कि अड़ के साथ दिया, बीजेपी का अड़ के साथ दिया अरुण जेटली की वजह से। लेकिन अरुण जेटली के निधन के बाद रजत शर्मा की भी स्थिति बड़ी वीक हुई है, और अब तो दिल्ली की मीडिया में तो ये प्रचलित है, मैं तो अक्सर अपने वीडियोस में कहता भी हूँ कि ये छद्म वामपंथी हैं रजत शर्मा, और इन्होंने अरविंद केजरीवाल से, मेरा मानना है कि बढ़िया सेटिंग की हुई है। अरविंद केजरीवाल को खूब बढ़ा चढ़ा के इनके चैनल पे दिखाया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में वैसे ही सारे मीडिया हाउसेस पे अपना अप्रत्यक्ष कब्जा कर ही रखा है कि आप मेरे खिलाफ खबर अगर कुछ भी छापोगे, हमारे प्रति कोई निगेटिव खबर होगी, उसको हम ऐड नहीं देंगे, सरकारी ऐड। ये तो अब थोड़ा सा पिछले कुछ समय से जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया कि आपको जो है ऐड छपवाने के लिए पैसा है, लेकिन वो जो रैपिड ट्रेन बन रही है मेरठ वाली, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो अब थोड़ा सा ये लोग संभले हैं कि इस फ्रंट पे भी हमें चेक किया जा रहा है, पकड़ा जा सकता है। मेरा मानना है कि आप क्रिकेट की बैकग्राउंड रही है आपकी, आप RCA से भी जुड़े रहे हो, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से। रजत शर्मा का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा मेरे एक पत्रकार साथी ने बताया। अभी विराट कोहली का और इनका झगड़ा हुआ था, गौतम गंभीर वाला, वो लखनऊ में जब गौतम गंभीर थे पिछले सीजन में, तो उसमें जब बहसबाजी हुई उसके बाद तो रजत शर्मा ने कुछ ट्वीट किए। उसी समय से ये चीज़ें सामने आई। रजत शर्मा ने कुछ ट्वीट किए कि आज विराट कोहली ने सेंचुरी बना दी है, किसी न किसी का दिल जल रहा होगा आज। तो मैंने, मेरे पत्रकार साथी हैं, वो बड़ी लंबी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर चुके दिल्ली में, मैंने उन्हें फ़ोन घुमाया, मैंने कहा यार मैं वीडियो बनाऊंगा इस मुद्दे पे, ये क्या मसला है, ये रजत शर्मा किसके बारे में कह रहा है। उन्होंने कहा गौतम गंभीर के बारे में कह रहा है। क्यों गौतम गंभीर के बारे में क्यों कह रहा है? कि गौतम गंभीर जो है रणजी ट्रॉफी कैप्टन थे दिल्ली के, और रजत शर्मा प्रेसिडेंट बन गए थे क्रिकेट एसोसिएशन के दिल्ली के, और अरुण जेटली की वजह से ही मेहरबानी से बने थे। अरुण जेटली के क्या कहते हैं, वो तो जिसे कहते हैं MP भी अरुण जेटली की वजह से, MP उन्हें कह दिया था अरुण जेटली ने कि आप आओ, मैं टिकट दिलवाऊंगा आपको। वो बिल्कुल कंफर्म होने के बाद ही गौतम गंभीर ने सब वो क्या कहते हैं कि इस्तीफा वगैरह जो छोड़ी थी और रिटायरमेंट की जो बातें हुई थी उसके बाद ही हुई, वो सब डील फाइनल हो चुकी थी। लेकिन ये जो शिफ्ट जिस तरह से किया है रजत शर्मा ने, उसकी बात मैं बता रहा हूँ। ये प्रेसिडेंट बने, गौतम गंभीर रणजी ट्रॉफी के कैप्टन थे दिल्ली के,
तो यहाँ फिरोज शाह कोटला, जिसे अब अरुण जेटली ग्राउंड कहने लगे हैं, उसमें वो टीम मीटिंग ले रहे थे अपनी। रजत शर्मा ने सोचा कि यार मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, जाता हूँ आज देखता हूँ कि दिल्ली की टीम की तैयारी कैसी चल रही है। तो बताते हैं कि ये ऐसे ही रूम में बैठे हुए थे, अंदर टीम मीटिंग चल रही थी। रजत शर्मा धड़धड़ाते हुए अंदर घुस गए गेट खोल के। गौतम गंभीर ने कहा कि यहाँ टीम मीटिंग हो रही है, बाहर जाइए, मैं आपको बाद में बताऊँगा। बताते हैं कि लिटरली जो है से रजत शर्मा को डांट दिया गौतम गंभीर ने और ये बाहर आ गए। उसके बाद से इनका जो रुख है वो काफ़ी चेंज हुआ। और रजत शर्मा ने डीमोनेटाइजेशन, क्योंकि मैंने वो पूरा दौर डीमोनेटाइजेशन का मैंने दिल्ली में देखा है, उस समय इन्होंने बहुत निगेटिव खबरें चलाई नोटबंदी के समय में। तो रजत शर्मा ने बड़ी निगेटिव खबरें उस समय चलाई नोटबंदी को लेकर। उन्होंने, रजत शर्मा ने जो है वो सुबह ही सुबह अपनी टीम भेज देते थे कि आओ जाओ देख के आओ कनॉट प्लेस का फलां एटीएम है, वहाँ क्या है, और आसपास के दिल्ली के जितने भी एटीएम हैं कितनी लाइन लगी हुई है नोट निकालने वालों की, उनके व्यूज़ लाओ। तो उसमें लिटरली पार्लियामेंट में शायद बात कही थी ये अरुण जेटली ने, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे और रजत शर्मा से दोस्ती उनकी सब जग जाहिर है। तो अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में कहा कि मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने, अरुण जेटली थोड़ा सा अलग स्तर के व्यक्ति थे, उन्होंने ये कहा कि भाई ये एक मेरे परिचित हैं चैनल वाले, वो सुबह से रोजाना दिखा रहे हैं। मैंने तो सोचा यार वास्तव में लोग इतने परेशान हैं कि फिर मैं गाड़ी लेके घूमा कनॉट प्लेस और आसपास लोधी रोड इधर के जो सारे इलाके हैं। मैंने देखा कि ठीक है लोग एटीएम की में लाइन लगे, लेकिन ऐसी भी स्थिति नहीं है। फिर मैंने उस चैनल वालों को फ़ोन करा कि भाई इतना भी बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को मत दिखाओ, इतनी भी खराब स्थिति नहीं है जैसा आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरे ध्यान है मैंने उस समय एक वीडियो बनाया था और मेरे मुंह से ये निकल गया कि मुझे शायद लगता है कि अरुण जेटली ने नोटबंदी से पहले रजत शर्मा को नहीं बताया, इनके भी कुछ इनके पास भी जो है वो एक्सक्लूसिव नहीं थी उनके पास, एक्सक्लूसिव नहीं थी उनको, एक्सक्लूसिव भी नहीं थी। और फिर दूसरी वो मायावती वाली पीड़ा कि जो हमारे पास रखा हुआ था उसे किससे बदलवाएं। अगर हमें पहले, कम से कम यार हमारे दोस्त हैं, हमें तो पहले बता देते कि भाई इसको कहाँ बदलवाएं। तो वो एक व्यंग में, एक सटायर वे में मैंने कहा था, लोगों ने बड़ा पसंद किया उसे कि साहब इस तरह की बात हुई उसमें। तो मुझे लगता है कि ये खटपट नोटबंदी के बाद से बीजेपी के साथ इनकी शुरू हुई। और अरुण जेटली के निधन के बाद से तो बीजेपी में कोई इन्हें पूछता नहीं है, कोई इनकी सह नहीं रही। बहुत बिल्कुल इंडिया टीवी जो है एक तरफ चला गया। और देखिए इसका सबसे बड़ा प्रमाण कब मिला, ये जो 14 वाली लिस्ट आई जिसमें ये बैन किए गए ये सब लोग, इंडिया अलायंस वाले, उसमें रजत शर्मा का नाम नहीं था। रजत शर्मा के चैनल का किसी के एंकर का शायद किसी का नाम था, लेकिन रजत शर्मा का उसमें कोई नाम नहीं था। तो मेरी उस बात की पुष्टि यहाँ से हो जाती है। नहीं, अरुण जेटली ने रजत शर्मा की बहुत हेल्प की संजय जी। और आप ये समझिए कि मोदी का जो पहले वाला कार्यकाल है, उस दौरान रजत शर्मा ने ग्रेटर नोएडा में आप जाएंगे तो एक एक्वा लाइन चलती है मेट्रो की, जो यूपी गवर्नमेंट की है। एक्वा लाइन है इधर नॉलेज पार्क वगैरह जहाँ ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं इधर चलती है वो। और केवल वो यूपी में ग्रेटर नोएडा में चलती है। वो ब्लू लाइन से कनेक्टेड होती है दिल्ली मेट्रो की, लेकिन उसमें एग्जिट करके आपको जाना पड़ता है। तो उसी में एक इंडिया टीवी का रेलवे स्टेशन है मेट्रो का अलग से। और आप समझिए कि जब वहाँ पे आप उतरेंगे तो इंडिया टीवी का दिखेगा, और इंडिया टीवी की एक बहुत शानदार बिल्डिंग आपको कई मंजिला ऊंची वहाँ दिखेगी। और मीडिया हाउसेज में कुछ लोगों का ये कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में शायद इंडिया टुडे और अगर टाइम्स नाउ को छोड़ दें उसके बाद सबसे शानदार बिल्डिंग है। अब कोई रजत शर्मा का चैनल इतना बड़ा तो तुर्रम खां था नहीं कि इतना बड़ा भयंकर रेवेन्यू कमा रहा था वो, कि उनके पास इतना वो आ गया। लेकिन सपोर्ट थी अरुण जेटली की और उसी की वजह से ये सब संभव भी हुआ। अभी जैसे आप बता रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जो है जिस तरीके से इन्होंने कहा अपनी आपकी अदालत में, पुण्य प्रसून वाजपेयी का भी तो यही लफड़ा हुआ था। उन्होंने रामदेव की बेइज्जती की थी अपने कार्यक्रम में। वो सीधी बात वाला एक कार्यक्रम उनका हुआ करता था, वो उसमें अंधेरे से वो उसमें बैठ के वो करते हैं जो, उसमें हुआ था मामला। उसमें हुआ ये था कि इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पुण्य प्रसून ने जो है इनकी रामदेव की तुलना ये राम रहीम से कर दी कि भाई आजकल के जो बाबा ऐसे होते हैं वो SUV में घूमते हैं और
इतने ऐशो आराम की लाइफ जीते हैं। उस वाले इंसिडेंट के बाद ही तो इनकी नौकरी आज तक से गई, क्योंकि आज की तारीख में पतंजलि में आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि भाई रामदेव की सोच क्या है। रामदेव प्रो बीजेपी रहे शुरू में, अब तो खैर अब थोड़ा सा उनका भी शिफ्ट हो गया है, और मोदी को उन्होंने खुल के सपोर्ट किया था कि जब मोदी जी का नाम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए चला था। लेकिन मीडिया इंडस्ट्री में संजय जी, पतंजलि आज की तारीख में सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है। इवन एनडीटीवी में भी जब ये रवीश वगैरह थे, उस समय भी जो इनकी हेडलाइंस वगैरह होती थी वो पतंजलि जो इनकी फार्मेसी है उसके द्वारा स्पॉन्सर्ड होती थी। इंडिया टीवी में रजत शर्मा के चैनल में तो लगातार उनका स्पॉन्सरशिप चलती है। आप देखिए उनका शो आता है, सुबह के समय भी वो योगा लाइव दिखाते हैं, रात को भी, शाम को भी दिखाते हैं, ये सब चलता है इनका। तो उनसे नाराज हो गए थे वो। तो अब धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपने कहा कि वो सौम्य और थोड़ा दूसरे तरीके के थे, लेकिन रामदेव ने मिड शो में ये कह दिया कि मेरे पास महिंद्रा की स्कॉर्पियो है 10 साल पुरानी, काले रंग की, बाहर खड़ी हुई है, आप जाके देख लो, और इंडियन मेड है, मैं कोई विदेशी गाड़ी में या BMW में, मर्सिडीज में नहीं चलने वाला हूँ। आपने मेरी तुलना जिन बाबाओं से की है, मैं उन बाबाओं जैसा नहीं हूँ। उसी के बाद इनकी नौकरी गई थी। फिर ये ABP में चले गए थे। ABP में गए तो वहाँ इन्हें 9 बजे का शो दे दिया गया। अब वहाँ पे तो ये एक तरफा इनका एंटी मोदी एजेंडा इन्होंने चलाना शुरू कर दिया। अब ABP वाले जो हैं वो अजब कैरेक्टर के लोग हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है, हमारी बात हुई है कि ये जब कलकत्ता में होते हैं तो ये ममता के साथ खड़े हो जाते हैं, वामपंथियों के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली में जो यहाँ रहते हैं तो पूरा मोदी जी के साथ अपना रैपर वो बढ़िया बना कर रखते हैं, तालमेल बना कर रखते हैं। तो वहाँ से इन्हें इस तरह से लतिया दिया गया। ये राजनीतिक और इनका जो गठजोड़ है वो समय समय पर इन लोगों का करवट लेता रहता है। जहाँ तक एडजस्टमेंट करने की कोशिश है इन लोगों ने किया, देखिए एडजस्टमेंट करने का इन पंचमक्कारों में सबसे बड़ा प्रमाण राजदीप सरदेसाई है। राजदीप सरदेसाई ने कितने झूठे ट्वीट किए हैं, कितना उनके ऊपर डिफेमेटरी वो हुए हैं। केस राजद्रोह का एक बार दर्ज हो गया था, आपको याद होगा, वो ट्रैक्टर पलट गया था, वो कितनी गालियां खाई हैं इन लोग तरह तरह के लोगों से बेइज्जती करवाने में नंबर 1 जी। तो इस तरह के लोग जो एडजस्ट करते रहे वो अभी भी चल रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि वो अरुण पुरी जो है वो बैलेंस करके चलते हैं, कि उस तरह के भी लोग रखते हैं, उस तरह के भी लोग रखते हैं। राजदीप सरदेसाई सीनियर जर्नलिस्ट थे जब अंबानी ने टेक ओवर किया नेटवर्क 18, ये सब IBN वगैरह, उस समय ये और आशुतोष भागे थे। अब आशुतोष कहीं और एडजस्ट हुआ नहीं। हाँ, आशुतोष का तो जो है उस समय अच्छा खासा था, और हिंदी वाले की उस समय पोजीशन बहुत अच्छी थी। हाँ, तो IBN हिंदी का वो चीफ एडिटर था। हाँ, चीफ एडिटर था। जिस पोजीशन पे राजदीप इंग्लिश वाले में थे, उसी में आशुतोष हिंदी वाले में। आशुतोष को हटाया नहीं था, ये तो खुद भागा था। हाँ, ये खुद भागा था। राजदीप सरदेसाई भी खुद ही भागा था। सरदेसाई को बताते हैं कि 2 चीजें ऑफर थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। गोवा में CM कैंडिडेट के बारे में इनकी बात हुई थी, क्योंकि ये मुंबई के रहने वाले हैं, वहाँ के हैं, वो इनके बारे में बताया जाता है कि इन्हें ऑफर की गई थी। लेकिन इन लोगों का था, राजदीप सरदेसाई की इच्छा, बताते हैं मीडिया इंडस्ट्री में लोग, कि साहब इनकी इच्छा ये है कि राज्यसभा वगैरह मिलती। अब राज्यसभा तो अरविंद केजरीवाल ने अपने लोगों को नहीं दी, इन बाहर से आए हुए लोगों को क्या देते हैं? बेची है उसने, वो तो बेची है। अभी उसमें फिर आ रहा है, वो जनवरी में ख़त्म हो रही है। वो तीनों जो दिल्ली वाले राज्यसभा के मेंबर हैं इनके, अभी जनवरी में चुनाव होना है उनका। अभी देखिएगा क्या खेल होगा उसमें। उस समय उन्होंने जब कुमार विश्वास और ऐसे ऐसे लोगों को, जो योगेंद्र यादव जो शुरू से उनके साथ थे, उन लोगों को नहीं दी, किरण बेदी, ऐसे लोगों को जब नहीं पूछा केजरीवाल ने, तो राजदीप किस खेत की मूली है। लेकिन आशुतोष भावनाओं में बह गया। एक तो लोकसभा चुनाव लड़ने चला गया। राजदीप सरदेसाई में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोकसभा चुनाव लड़े, वो उस तरह का कैलिबर उसका था नहीं। आशुतोष ने कहा कि कोई बात नहीं, चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने लड़ गया और हारा। और लेकिन आशुतोष ने पूरी तरह से हारा। आशुतोष को अब स्थिति वो उसकी ऐसी हो गई थी कि अब उसे कोई संस्थान तो नौकरी देगा नहीं। तो उसके पास जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, वेबसाइट पे, इस पे आने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं था। तो ये मजबूरी में आया वो। देखिए, आपने अभी एक वो बात बताई थी उसकी, अभिसार की, कि उसका अपना चैनल बढ़िया चलता है। राजदीप सरदेसाई का भी यूट्यूब चैनल है, आपने देखा होगा। राजदीप सरदेसाई के बड़े मुश्किल से 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं। 5 मिनट की वीडियो डालता है उसके ऊपर, वो 5 मिनट की वीडियो डालता है। और मुझे समझ में नहीं आया कि
अरुण पुरी ने इस तरह की परमिशन कैसे दी है? क्योंकि आज तक में काम करने वाले मेरे कई साथी हैं, उन्होंने किसी ने भी यूट्यूब चैनल बनाने की अपनी इस तरह की चेष्टा की, नौकरी से निकाल दिया गया कि आप अपना कुछ नहीं कर सकते हैं। राजदीप सरदेसाई पता नहीं कैसे उसने अरुण पुरी पे क्या जादू किया हुआ है कि वो प्राइम टाइम शो भी करता है 9 बजे वाला और अपना यूट्यूब भी चलाता है। लेकिन राजदीप सरदेसाई की वजह से इंडिया टीवी, इंडिया टुडे को कितनी व्यूवरशिप मिल रही है इसका प्रमाण उनका चैनल है। अगर राजदीप सरदेसाई की वजह से वहां आए होते दर्शक, वो जो व्यूअर हैं वहां पे आए होते, तो राजदीप सरदेसाई का यूट्यूब चैनल भी तो ग्रो करना चाहिए था ना। आप मैं इतनी धीमी सुस्त उसकी स्पीड है, कोई वीडियो 1-8 लाख मुश्किल से चला होगा आज तक। और अभी उन्होंने ये 3 राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें ज़्यादा करना शुरू किया था। तो राजदीप सरदेसाई की तो समझ नहीं पाया नौकरी कैसे चल रही है। आप देखिए ना, मैं आपको बताऊं कि इन लोगों की जो जड़ें हैं नेशनल मीडिया में इतनी गहरी हैं संजय जी, इन्हें अगर आप जैसे वो होता है ना, कोई बड़ा दरख्त जब गिरता है तो उसकी जब जड़ें खोदने जाते हैं तो पता लगा वो मकान की नींव में भी घुसी हुई है और सड़क के पार तक पहुंची हुई है। तो इस तरह तक इनकी नींवें इतनी गहरी हैं और लुटियंस इलाके में इनकी उठ बैठ जिन लोगों के बीच में है, ये महुआ मित्रा जैसे लोग इन्हीं का तो शिकार हुए हैं। जैसे फर्स्ट टाइमर एमपी आते हैं दिल्ली में और उन लोगों को ये घेर लेते हैं, पार्टीज और क्लब, ये सब वहाँ पे यारी दोस्ती, उठना बैठना, और फिर वहीं पे इनको ऑफर कर दी जाती हैं कि आप इनका ये काम करा दो, आप इनके तरफ से ये क्वेश्चन पूछ दो। संपर्क ऐसे ही कराते हैं। बरखा दत्त का तो जो परसेप्शन है दिल्ली के मीडिया में वो यही है कि इन्होंने लाइजनिंग की खूब अपने समय में, और इन्होंने तो लाइजनिंग वहाँ तक की कि सरकार में किसको मिनिस्ट्री कौन सी मिलेगी, राडिया टेप्स वाला मामला। हालांकि आज तक राडिया टेप्स को ये नकारती ही हैं और लोग कहते भी हैं कि राडिया टेप्स वाला मामला वो साबित नहीं होता या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं बिना आग के तो धुआं होता नहीं है, सारी चीज़ें हैं इनकी। और आप और हम देखिए, इन लोगों की आप शरारत भी देखिए। आप और हम इन लोगों के सबके खुलकर नाम ले रहे हैं, ये अपने शो में कभी किसी का नाम नहीं लेते। इन्हें लगता है कि हमारे नाम लेने से ही कहीं इन्हें 2-4 लाख रुपए या इनके जो है डॉलर्स कुछ ज़्यादा ना आ जाएं। ये इतने होशियार लोग हैं। हम तो बेबाक तरीके से बात कर रहे हैं, हमने हमने परहेज नहीं किया। हर चैनल का, छोटे पत्रकार का, बड़े पत्रकार का, सब ने हमने नाम लिया, हमने क्रेडिट भी दिया कि ये उसका प्रचलित किया हुआ है, फलां का, अजीत भारती का, हमने सबका नाम लिया। हम इस बात से कोई झिझक नहीं करते हैं। लेकिन इनके शोज में आप चले जाइए, ये किसी को कोट नहीं करते, ये एक दूसरे को भी कोट नहीं करते। अजीत अंजुम ने एक आध दफ़ा रवीश के बारे में जिक्र किया है, या रवीश ने एक आध दफ़ा उसके कर्टसी में अजीत अंजुम का जिक्र कर दिया, वरना ये कभी नहीं करते हैं। आशुतोष कभी रवीश के बारे में बात नहीं करता। बरखा दत्ता और रवीश का 36 का आंकड़ा है, कोई आपस में तालमेल नहीं है। बहुत मैं आपको बताऊं, एकदम अंदर खाने की बात है ये, इन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती। रवीश कुमार ने बरखा दत्त के बारे में अपने इंटरव्यू में, शायद बीबीसी या पता नहीं अजीत अंजुम के इंटरव्यू में कहा है कि जो बरखा दत्त आज इनसे अलग हुई है डॉक्टर प्रणव राय से, वो एक बार ऑफिस में बेहोश हो गई थी तो प्रणव राय ने अपने हाथों से तलवे रगड़े थे बरखा दत्त के, तब वो होश में आई थी। मैंने तो ऐसे भी देखा है। तो ये एक दूसरे से बड़ा अलग रहते हैं, ये इस तरह से प्रमोट नहीं करते। ये अभिसार वगैरह तो चेले हैं रवीश कुमार के, कि साहब गोदी मीडिया का नाम जो है वो रवीश कुमार ने चलाया, तो हाईलाइट करते रहते हैं। तो चेले हैं सब उनके। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि राजदीप ने कभी रवीश कुमार के बारे में कहा हो, या रवीश ने कभी राजदीप के बारे में एक शब्द बोला हो, या बरखा दत्त अपने शो में कभी इनका किसी का नाम लेते हो। बस एक इनका जो मेन टारगेट रहता है वो अर्नब गोस्वामी है। अर्नब गोस्वामी को तो ये कहीं ना कहीं घेर ही लेते हैं। आप देखिए ये जो सब लोग हैं, ये अर्नब गोस्वामी को थोड़ा सा क्या कहते हैं ना कि हे दृष्टि से देखते हैं कि अरे यार इसे कोई नॉलेज वॉलेज नहीं है, ऐसे बकवास करता रहा, चिल्ला चिल्ला के पत्रकारिता करता है, इस तरह की करता है। लेकिन अर्नब गोस्वामी की मैं तारीफ सिर्फ इस बात के लिए करता हूं कि जब राजदीप सरदेसाई को नौकरी से निकाला गया तो वो घर पे बैठा रहा कई महीने तक, उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। और
सुधीर चौधरी की जब खटपट हुई जी न्यूज़ में, तो सुधीर चौधरी भी, लोगों ने सोचा कि सुधीर चौधरी पता नहीं क्या करेगा, उसने भी जाके आज तक में नौकरी कर ली। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने चैनल बनाया, दावा किया, वहाँ पे ठोक के कहा कि 1 साल के अंदर इसे नंबर 1 लाऊंगा टीआरपी में, जिसे कहते हैं कि ये टीआरपी के फ्रॉड और ये सब चीज़ें जो हुई थी, सारा घटनाक्रम उसी समय हुआ था। अर्नब गोस्वामी ने इन्हें कैसे बीट कर दिया, ये सारी चीज़ें उसी समय एक्सपोज हुई थी। तो अर्नब गोस्वामी की मैं तारीफ इसलिए करता हूँ कि वो नौकरी का मोहताज नहीं हुआ, उसने कैसे भी हो, उसने चैनल बनाया और जिस सोच से वो काम कर रहा है, अर्नब गोस्वामी ने उसी तरह का चैनल बनाया और अपने चैनल को आगे बढ़ाया, नेटवर्क को बढ़ा रहा है, बढ़िया चल रहा है काम उसका, अर्नब गोस्वामी का। लेकिन ये सब तो नौकरी के लिए मजबूर हो गए। आशुतोष को तो नौकरी भी नहीं देगा कोई। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.